हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल क्लासेस पे मी। आज हम इस वीडियो में सीटेट के पेपर 2 के सोशल साइंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। उन क्वेश्चंस में जिन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए और हमारे 5 क्वेश्चन के साथ हमारे कम से कम 25 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। यहाँ पे अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ये वायुमंडल टॉपिक हमारा, अगर हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये हमारा वायुमंडल टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम स्पेशली सीटेट और यूपीटेट की बात करें तो यहाँ से हर साल वायुमंडल टॉपिक से हर साल एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो यूपीटेट हो, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इस वायुमंडल टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, इसको अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा अगर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहाँ जाके आप इस वायुमंडल टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है कौन सी परत। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ हम देख लेते हैं। पहला, अपने क्वेश्चन का जो हमें जिसका आंसर आपका थर्मोस्फीयर है, जो आपकी 4th लेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका आंसर रेडियो तरंग के संचरण को संभव कौन करता है, हमारा जो आपकी थर्मोस्फीयर है, जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आयन मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब आपका पृथ्वी से जब आपकी रेडियो की तरंगे ऊपर यहाँ पे जाती हैं, थर्मोस्फीयर से यहाँ पे ये कांटेक्ट करती हैं, तो यहाँ से ये परावर्तित होकर फिर वापस पृथ्वी तक आती है और ज़्यादा एरिया को ये घेरती हैं, और जिसके कारण आपका रेडियो संचरण या आपका टीबी संचरण संभव हो पाता है। उसके अलावा आपके ये जो आपकी ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे मौसमी परिवर्तन, जलवायु, ये आप जानते हो, तो आप देखा हो, आपने पढ़ा हो, और नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में देख लीजिए। और यहाँ पे ये जो समताप मंडल है, वहाँ पे जो मुख्य विशेषता है इसकी, एक तो वायुयान संचरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा यहाँ पे ओजोन लेयर भी पाई जाती है। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, थर्मोस्फीयर, जिसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। यहाँ पे जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को तब करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा नदी को हम देख लेते हैं कैसे प्रवेश करती है यह मैदान में। सबसे पहले जब नदी का उद्गम स्थल ज़्यादातर अगर हम देखें तो पहाड़ों से होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब नदियों का उद्गम स्थल पहाड़ों से ही हो, लेकिन ज़्यादातर का यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वहाँ पे पहाड़ी इलाके में जाहिर सी बात है ढलान होगी, काफ़ी ढलान होगी। और क्योंकि नदी अपना उद्गम कर रही है, उस समय उद्गम के समय नदी अपनी युवावस्था में होती है। किस अवस्था में, युवावस्था में। और युवावस्था में जो नदी का वेग होता है, नदी के जल का जो वेग होता है, वो बहुत तीव्र होता है। तीव्र होने के कारण जब नदी पहाड़ों के ढाल से आती है, और आते हुए जब वो इस तरीके से नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, तो जब नदी यहाँ से आई, ये यहाँ से कटान, ये अपर्दन करने लग जाती है अपने इधर क्षेत्रों का, और यहाँ से बहती हुई जब ये नीचे को आती है तो यहाँ पे ये इस तरीके की आकृति बनाती है। किस तरीके की आकृति, वी आकार की, आपको ये लग रही होगी, वी आकार की आकृति बनाती है। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। किसके द्वारा ये बन रही है वी आकार की घाटी, आपकी नदी के द्वारा। और किस क्षेत्र में, आपके पर्वतीय क्षेत्र में। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे
आपका ये वी आकार की घाटी पूछी जाती है, कहाँ पे बनती है, किसके द्वारा बनती है। इसके अलावा और ये अपनी युवावस्था में नदी द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा एक और आकृति यहाँ पे बनती है और एग्जाम्स में पूछी जाती है, वह है यू आकार की घाटी। और इसमें पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बनाई जाती है। हिमनदों द्वारा जो नदी में जो हिम की पूरी नदी होती है उसके द्वारा ये यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। कहाँ पे? पर्वतीय क्षेत्रों में। किसके द्वारा? हिमनदों के द्वारा। यहाँ पे ये दो आकृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ये पूछी जाती है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, जब ये पहाड़ से उतरकर नदी मैदानी क्षेत्र में आएगी, कहाँ पे? नदी मैदानी क्षेत्र में आएगी। जब नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो इसकी जो अवस्था होती है वह प्रोणावस्था में नदी आ जाती है। और जब प्रोणावस्था में आती है, पहली चीज़, नदी जब पहाड़ी क्षेत्र से मैदान में आई तो उसकी जो अवस्था है वो प्रोणावस्था हो गई। और साथ ही साथ जो नदी का एरिया, क्योंकि जब पहाड़ में काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा होता है, तो वहाँ पे एरिया बहुत कम होता है। लेकिन जब वो नदी मैदानी क्षेत्र में आएगी तो उसको बहने के लिए विस्तृत मैदान मिलता है। और यहाँ पे ढलान ज़्यादा होगी पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र में जब नदी आएगी तो वहाँ पे ढलान कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक ढलान कम होने के कारण और मैदान विस्तृत होने के कारण जो नदी अपना आकार यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र से चल के आई है, तो नदी अपर्दन करते हुए आती है। किस चीज़ का? जो पहाड़ी क्षेत्रों में उसे विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर जो चीज़ भी मिलती है उसको अपर्दन खरोंचते हुए उस अपर्दित जो मलबा होता है वो नदी अपने साथ लेकर कहाँ पे आती है? नीचे मैदानी क्षेत्रों में। जब मैदानी क्षेत्रों में आती है और क्योंकि उसके साथ मलबा, उसके जल में मलबा होता है, पहाड़ी क्षेत्र के अपर्दन जो उसने किया होता है वह मलबा होता है, उस मलबे के कारण और साथ ही साथ यहाँ मैदानी क्षेत्र में जब उसका ढलान कम हो जाता है तो वो इस तरीके से चलना प्रारंभ कर देती है। किस तरीके से? एक एस आकृति से। किस आकृति में? एस आकृति में। और इसको दो नामों से जाना जाता है। इस प्रकार की जो नदी जो चलती है उसको हम एक विसर्प के रूप में कहते हैं और एक एस आकृति में नदी चलती है। तो यहाँ पे इसको आपने देख लिया विसर्प। आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो किस आकृति में वो परिवहन करती है, तो आपके किस? विसर्प रूप में। अब यहाँ पे जब ये विसर्प के बाद ये इस तरीके से चल रही है और यहाँ पे ये निक्षेपण कर रही है, जमाव कर रही है। यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों से उसने अपर्दन किया और मैदानी क्षेत्र में क्योंकि उसका वेग कम हो गया है तो यहाँ पे ये निक्षेपण कर रही है। यहाँ पे ये जो जहाँ पे उसको कोनों में निक्षेपण कर रही है, तो ये निक्षेपण जब ज़्यादा होता जाता है और इसका जो ये यहाँ से नदी की मुख्य धारा से अलग होते जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे फिर ये इस तरीके से बनते जाते हैं और जब अंत में जाकर नदी अपने वास्तविक आकार में आ जाती है, मतलब जब यहाँ पे ये बह रही है उस आकार में आ जाती है और ये जो निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो आकृति बनती है उसको हम झील का नाम देते हैं और जिसको गोखुर झील या आप चापर झील भी कहते हैं। क्या? गोखुर झील या चापर झील भी कहते हैं। ये दो क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कैसे अपर्दन होता है, निक्षेपण कैसे होता है, उसके बाद कैसे आपका विसर्प की आकृति बनती है, फिर उसके बाद गोखुर और चापर झील बनती है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे हम अपना अब आंसर देखते हैं तो आपका आंसर अब आप आराम से लगा सकते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है बड़े मोड़ बनाकर, मतलब एस आकृति इस तरीके से बनाकर बह रही है, तो उस आकृति को हमने क्या पढ़ा? विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है?
तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले अपने इस आंसर को देखते हैं और फिर इसको डिटेल में देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे अगर सिर्फ राज्यपाल आपके जो राष्ट्रपति हैं वो ओनली राज्यपाल की ही नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार की नियुक्ति करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को आप एक राजा के रूप में भी मान सकते हैं, जो पहले एक जो राजा हुआ करते थे उस रूप में मान सकते हैं, लेकिन पूरा उस रूप में नहीं, क्योंकि अभी का जो हमारे राष्ट्रपति राजा हैं वो एक वैधानिक रूप में, एक संवैधानिक रूप में है। मतलब ये निरंकुश नहीं है, इन पे विभिन्न प्रकार के संवैधानिक अंकुश है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसकी वास्तविकता राष्ट्रपति की राजा के समान है कि नहीं है, इसको अगर हम देखें तो वास्तविकता इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जो केंद्र का वास्तविक राजा कौन होता है, तो आपका इस कंडीशन में आपका आंसर होता है प्रधानमंत्री। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो केंद्र का केंद्रीय वैधानिक या संवैधानिक आपका प्रमुख या राजा कौन होता है, उस कंडीशन में आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब वैधानिक या संवैधानिक रूप से आपका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक रूप में किसके पास शक्तियाँ होती हैं? आपके प्रधानमंत्री के पास। यहाँ पे राष्ट्रपति जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करता है, आपका जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति करता है इनडायरेक्टली रूप में। और आपके जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन राज्यपाल के अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति की नियुक्ति में, वह पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा पिछले डिस्कशन में कि हमारा जो पहला नागरिक होगा वह हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति। सेकंड जो नागरिक होगा वह आपका कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और जो थर्ड नागरिक होगा वह आपका कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट आपके कौन हो गए? राष्ट्रपति, सेकंड आपके उपराष्ट्रपति और थर्ड आपके प्रधानमंत्री। यहाँ पे हम कुछ करंट के क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। तो अभी आपके राष्ट्रपति कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, और वह आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 14वें नंबर के। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू जी हैं, मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी हैं, और वह आपके 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, आपके वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं सब जानते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो इनका क्रम संख्या आप ज़रूर याद रखिएगा, कौन से हैं ये? 15वें। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, याद करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन में हो गया है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। अब अगर इसके स्टैंडर्ड को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये संवैधानिक अनुच्छेद 155 में ये व्यवस्था की गई है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा हमारे राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे अपनाने की बात की गई है। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इस क्वेश्चन में। हालांकि क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अगर ये दो डेट एक साथ दी होती है। तो यहाँ पे हम अपना कन्फ्यूज़न कैसे दूर करेंगे? यहाँ पे पूछा गया है संविधान को अपनाने की बात की गई है,
तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से बन गया था और उसको बने संविधान को हमने अपना लिया था। अब यहाँ पे सिर्फ अपनाने की बात की गई है, लागू करने की बात नहीं की गई है। लागू हमारा अपनाने के बाद, तैयार होने के बाद, हमारा जब ये संविधान लागू कब किया गया था, हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। किसको? 26 जनवरी को। और यहाँ पे जो 26 नवंबर है उसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारा तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस दिन क्यों नहीं लागू हुआ? और यहाँ पे एक चीज़ और हम देखें, जो हमारी अंतिम बैठक की बात करें, संविधान निर्माताओं की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी और यह बैठक संविधान पे डिस्कशन करने के लिए नहीं की गई थी। ये इस तारीख को जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे संविधान में, वह कब किए गए थे? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जितने भी सदस्य थे उन्होंने अंतिम रूप से वो मिले थे और संविधान में हस्ताक्षर किए थे। तो 24 जनवरी को मिलने के बाद फिर उसके बाद 26 जनवरी को इसको लागू किया गया, क्योंकि इस तिथि को इस तिथि को चुना गया क्योंकि अगर हम स्वाधीनता संग्राम का इतिहास अगर हम देखें तो 26 जनवरी को जो कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस के द्वारा इस दिन को स्वाधीनता दिवस या पूर्ण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इसी कारण 26 जनवरी को संविधान लागू करने के लिए इस तिथि को चुना गया था। तो यहाँ से आपका आई थिंक इससे आपका इतने डिस्कशन से ये दोनों डेट्स क्लियर हो गई होंगी कि लागू करने की बात पूछी जाए तो आपका 26 जनवरी 1950 को हम टिक करेंगे और अपनाने की या पूर्ण की बात पूछी जाए तो हमारा 26 नवंबर 1949 आंसर होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे, आपको अपनी काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।